हेलो एवरीवन, आइए हमारी जो इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अगले टेस्ट पे आते हैं, यानी टेस्ट नंबर 20 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज ड्यूरिंग मार्शल लॉ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट कैन वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड और forfeiture ordered और एनी अदर एक्ट डन ड्यूरिंग द मार्शल लॉ इन सच एरिया। यानी ये स्टेटमेंट्स मार्शल लॉ के रिगार्डिंग हैं। और पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मार्शल लॉ के दौरान जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ रन करती हैं अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार, जो कि ऑर्डिनरी लॉ के बाहर होता है। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट कर सकता है कि कोई भी सेंटेंस जो पास किया गया हो इस दौरान, कोई भी पनिशमेंट अगर इन्फ्लिक्ट की गई हो किसी पे, कोई भी फॉरफीचर अगर ऑर्डर किया गया है या कोई भी और काम किया गया है मार्शल लॉ के दौरान ऐसे एरियाज़ में। तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नन। सही जवाब है ओनली वन। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करता है कोई भी सेंटेंस अगर जो पास हुआ है, जबकि ये काम पार्लियामेंट का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Consider the following statements regarding article number 35. The article reads legislation to give effect to the provisions of this part as per statement 1 और statement 2 के अनुसार only parliament has the power to make laws to give effect to the certain specified fundamental rights। यानी आर्टिकल 35 का टाइटल है स्टेटमेंट 1 के अनुसार legislation to give effect to the provisions of this part मतलब पार्ट 3 और स्टेटमेंट 2 के अनुसार सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसे लॉज बना सकती है जिससे जो सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए कानून बनाने के लिए। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है इसमें? सही जवाब है बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 25 कवर्स ओनली रिलीजियस बिलीफ्स और डॉक्ट्रिन्स बट नॉट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एंड स्टेटमेंट 2 says according to article 35 parliament can make laws on matters specified in the article even though some of those matters may fall within the state list। यानी पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आर्टिकल 25 जो है वो सिर्फ रिलीजियस बिलीफ्स और डॉक्ट्रिन्स को ही कवर करता है, ना कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, यानी रिचुअल्स को। आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें पता है, लेकिन वो क्या कवर करता है इस स्टेटमेंट 1 के अनुसार हमें ये दिया गया है। और स्टेटमेंट 2 के अनुसार जो आर्टिकल 35 है वो पार्लियामेंट को जो पावर देता है लॉज बनाने के लिए, वो भले ही कुछ मैटर्स स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल कर रहे हों वो उस पर भी लॉज बना सकता है एज पर दिस स्टेटमेंट। तो सही स्टेटमेंट या सही स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? सही जवाब है ओनली 2। यानी आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को तो पावर देता है कि वो ऐसे मैटर्स में भी लॉज बना सकती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है आर्टिकल 25 जो है वो ना सिर्फ रिलीजियस बिलीफ या डॉक्ट्रिन्स को कवर करता है बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें बताना है कि कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। आर्टिकल 31 डील्स विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपील्ड। आर्टिकल 32A डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज not to be considered in proceedings under Article 32, and Article 28 deals with freedom as to attendance at religious institution or religious worship in certain educational institutions। यानी हमें जो दिए गए पेयर्स हैं उनको कंसिडर करना है और ये बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। आर्टिकल 31 डील करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल 32A डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 32, यानी ऐसे लॉज जो कि आर्टिकल 32 के अंदर नहीं आते हैं उनके रिगार्डिंग है ये। और आर्टिकल 28 डील करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो अटेंडेंस है या रिलीजियस वर्शिप से डील करता है। तो सही जवाब है इसका ऑल, यानी सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 31A सेव्स सर्टेन लॉज from being challenged and invalidated on the ground of contravention of fundamental rights conferred by Article 14(19) according to Statement 1, and according to Statement 2, Article 31A does not immunize a state law from judicial review unless it is reserved for President's consideration and has received his assent। यानी
स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि आर्टिकल 31A है वो ऐसे लॉज को बचाता है चैलेंज होने से कि वो आर्टिकल 14 और 19 को इनवैलिडेट करता है या वॉयलेट करता है। और आर्टिकल 31A स्टेटमेंट 2 के अनुसार किसी भी स्टेट लॉ को जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनाइज नहीं करता है जब तक कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व्ड हो और उनका एसेंट रिसीव हो गया हो, यानी एसेंट मिल गया हो। तो दिए गए स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही हैं? तो सही जवाब है बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट there could not be any blanket immunity from judicial review of laws included in 9th शेड्यूल। यानी दिए गए कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जुडिशियल रिव्यू से ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती ऐसे कानूनों को जो 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं। IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। सही जवाब है IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, जो कि 2007 में फाइल हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आर्टिकल 9B डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 14 डील्स विद इलेक्शंस एंड आर्टिकल 18 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? आर्टिकल 9B डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से एज पर पहला पेयर। दूसरा पेयर ये कह रहा है कि आर्टिकल 14 इलेक्शन से डील करता है और आर्टिकल 18 डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से। तो कौन से पेयर या पेयर्स करेक्ट हैं? सही जवाब है 1 और 3, यानी ये पेयर जो है वो गलत है। कैसे? इलेक्शंस डील करता है आर्टिकल 15 से, पार्ट 15 से, और पार्ट 14 डील करता है सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड सेंटर। यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है पार्ट्स की कि कौन सा पार्ट किससे डील करता है और कितने आर्टिकल्स हैं उसमें, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं। और इसमें हम देख सकते हैं पार्ट 14 डील करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स और पार्ट 15 डील करता है इलेक्शन से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्पेसिफाई द डेट, यानी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर दिस डेट आर ओपन टू चैलेंज in court if they violated fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19 and 21 or the basic structure of the Constitution। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉज रखे गए हैं इस डेट के बाद वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं अगर वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही जवाब है 24 अप्रैल 1973। ये हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो केशवानंद भारती केस में ही आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। यानी आर्टिकल 21A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था? 17th, 86th, 25th या 44th? सही जवाब है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 अकॉर्ड आर्टिकल 12 हैज डिफाइंड द टर्म स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3rd एंड अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि आर्टिकल 12 ने स्टेट को डिफाइन किया है पार्ट 3rd के पर्पस के लिए, और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि कोई प्राइवेट बॉडी या एजेंसी जो कि स्टेट का इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है वो स्टेट की मीनिंग के अंदर आती है। सही जवाब है बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने वीडियोस में दे रखे हैं अपने, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।